वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आइंदा 3 साल में एक पाकिस्तानी को खला में भेजने का फैसला। ऐसा हो गया तो पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम के लिए तारीख साज दिन होगा। कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले पुरानी कीमतें भूलकर मंडी जाएं। कीमतें होश उड़ा रही हैं। पिछले साल के मुकाबले में जानवर 40% महंगा मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला हमा के साथ हमारा ट्विटर हैंडल है जियो पाकिस्तान टीवी। ये गाना कैसा लगा आपको, बताइएगा वैसे ज़रा। और मुझसे तो नहीं पूछा ना? नहीं, आपसे तो पूछ ही नहीं रहा क्योंकि आप अपनी राय का इजहार मुझसे पर्सनली कर चुकी हैं। वैसे आई रियली लाइक द सॉन्ग, आई सॉर्ट ऑफ लाइक द सॉन्ग। इट्स नॉट बैड, आई एम श्योर इट्स अ कैची ट्यून और ज़रा ज़्यादा सुनेंगे तो फिर वो आपके साथ लग ही जाएगा। लेकिन अभी हम ये बात नहीं कर रहे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट लेटर इन द शो। लेकिन अभी हमने एक बात करनी है। आपको पता है कि इमरान खान हुकूमत के पहले वज़ीर इत्तलात कौन से थे? फवाद चौधरी। एग्जैक्टली। और हालिया माबन खुसूसी इत्तलात कौन सी हैं? डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। यस, उनमें कोई मुकाबला हो रहा है यहाँ पे? मुकाबला नहीं है, उनमें इख्तलाफात जो है वो ढके छुपे नहीं और अब नहीं रहे। बड़ी चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो गई हैं और दोनों जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे पे तीर बरसा रहे होते हैं। हमने ये नोटिस करना शुरू किया और अब लगता है कि वो इस बात को ज़्यादा छुपाने की भी कोशिश दोनों यानी फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान एक दूसरे के खिलाफ बयान दे चुके हैं। अप्रैल में जब इमरान खान काबीना में तब्दीली के बाद फवाद चौधरी को वजीर इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया था तो उन्होंने शिकवा किया था कि अहम फैसलों के बारे में उन्हें पता नहीं होता था और वो समझते हैं कि फैसला साजी के वक्त हुकूमत की सियासी समझबूझ पर सवालात हैं। और फिरदौस आशिक अवान भी माजी में कह चुकी हैं कि वज़ीर आज़म वज़ारत इत्तलात की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे, इसीलिए तो तब्दीली की गई थी और तब्दील करके डॉक्टर साहिबा को लगाया गया था। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में फिर फवाद चौधरी पर हमला कर दिया। एनीवे जी, हम तो हम ये आपको ये दिखा रहे थे। 1 साल हो गया हुकूमत को, हुकूमत यौम तशक्कुर मना रही है, अपोजिशन यौम इस्याम मना रही है और चाहे वो मोमिन खुसूसी बराए इत्तलात हों या फिर साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात, आई थिंक अगर कोई मसला होता भी है घर में तो वो घर तक ही रहना चाहिए। लेकिन ये बाहर आकर इस किस्म के बरमला इख्तलाफात का इजहार ये पार्टी की साख को भी नुकसान पहुंचाता है और फिर वोटर सपोर्टर और आवाम जो है उनको भी ये मैसेज जाता है कि जनाब ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, एंड यू डू नो कि ये पीछे से भी एक पार्टी से ही आए हैं तो दे हैव शेयर्ड द स्पेस टुगेदर बिफोर आल्सो। जहां से आए हैं वो भी इकट्ठे एज एन एक ही पार्टी से ताल्लुक था इनका। अब जिस पार्टी में है उसमें भी एक ही साथ। अब्दुल्ला, आई वाज जस्ट लुकिंग एट द चॉइस ऑफ वर्ड्स। कभी कभार जो एक कहा जा रहा होता है वो इतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है, जो वर्ड्स का, जो अल्फाज का चुनाव होता है, उनसे भी बड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो फवाद चौधरी ने भी बड़ी फ्रैंकनेस के लेवल में बातें की हैं। एनीवे, हम ये आपको वैसे दिखाना चाह रहे थे। सिर्फ 2 लफ्ज़ ही कहा है, सिर्फ 2 लफ्ज़ ही कहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कुछ कह गए इन 2 लफ्ज़ों में। क्योंकि यू नो आपने शायद ही कभी किसी सियासतदान को दूसरे को इस तरह मुखातिब करते हुए सुना होगा कि वो कहेगी या करेगी या ख़वातीन के बारे में तो इस तरह वैसी बात नहीं की जाती है, वो कह रही है या कर रही है या कहेगी, और वो भी अपनी पार्टी से और वो भी किसी हुकूमती ओहदे पर फाइज हों। तो फवाद चौधरी कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। हमारी कोशिश है कि हम डॉक्टर साहिबा से ज़रा बात करें और उनसे जानते हैं कि आज के बाद वो क्यों कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा जी, लेकिन लेट्स मूव ऑन। जब तक हम जरा आगे भी बातें करते हैं तो फिर प्लीज हमारी टीम में आप तक बिल्कुल, यू नो वी लव टॉकिंग टू यू, तो लिहाजा प्लीज डू गेट इन टच। हम तो ट्राई कर ही रहे थे आपसे बात करने के लिए। अच्छा जी, ये आपको बता दें कि अगले 3 साल में एक पाकिस्तानी को खला यानी स्पेस में भेजेंगे। व्हाट आपको? आई वुड लव टू गो, लेकिन क्या मतलब था आपको मैं तो आपको भेज के दरवाजे भी बंद कर दूं कि आप उधर ही रह जाए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये 3 साल में होने वाला है। आई डाउट कि अब्दुल्ला और मुझमें से कोई एक होगा। लेकिन ये बात की है जी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और उन्होंने ज़बरदस्त ये कदम उठाया है। फवाद चौधरी एक के बाद एक नया काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी खलाबाज के लिए सिलेक्शन के अमल का आगाज़ अगले बरस से शुरू होगा। और फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में लिखा, मुझे बहुत खुशी है कि पहले पाकिस्तानी खलाबाज के लिए इंतखाबी अमल 2020 से शुरू हो रहा है। Fawad Saab, if you're listening to us, Huma is a very strong candidate. She was really expressing her desire and intention to go to the space. I would love to go to space, लेकिन जो कॉनोटेशन आप दे रहे हैं ना, एक तो मैं आपसे आपकी ऐनक उतरवा के ना ये सब कुछ बातें करवाऊंगी, फिर बताना। अच्छा, उन्होंने बताया, अच्छा अब छोड़िए, फिर अब मैं जरा ठीक हो जाए तो अब नहीं मैं को बात करूंगा। बिल्कुल भी उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 50 खलानवर्द
शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जिसमें से 25 फाइनल मरहले में जाएंगे। खला नवर्द जाएंगे, आप आपको लोग पता नहीं है कि मैं जाएंगे। इधर देखना स्टार्ट हो गई थी कि दिस एक्चुअली अ वर्ड, हाँ, ये जरा टेक्निकल टर्म यानी स्पेस में जाने की अहलियत जो रखते हैं, ठीक है। और 2022 में इंशाअल्लाह पाकिस्तान पहला पाकिस्तानी खला में जाएगा। ये पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम के लिए तारीख साज इक़दाम होगा। फवाद चौधरी ने मुल्क की तरक्की के आज़म का इजहार करते हुए मज़ीद लिखा कि इस सफ़र में हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा, सर्टनली जी देना होगा। अब वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं और पर्टिकुलरली हम सिर्फ इसी इशू पर रहेंगे। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। फवाद साहब, दुनिया को चांद पर पहुँचे 50 साल हो गए, हम अभी खला की तरफ ही नहीं जा पाए, लेकिन बहुत अच्छा ख्याल है। आपने बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया है, वजह क्या है? क्या आपने बैठे बैठे सोचा कि भाई अब तो बहुत हो गई, अब तो हमें स्पेस भी एक्सप्लोर करनी चाहिए, टेक ओवर कर लेनी चाहिए, टेक ओवर करनी चाहिए, राइटली। 62-63 में जब हमने पहले रॉकेट अपने खला में लॉन्च किए थे, तो वो एक बहुत ही एक मिरेकल था थर्ड वर्ल्ड में। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है, जिस तरह बाकी इदारे नीचे गए, हमारा स्पेस प्रोग्राम भी नीचे गया। अब ये जो स्पार्को है, ये एसपीडी के पास है, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये प्रोग्राम तश्कील दिया है और एक कम्प्रिहेंसिव स्पेस प्रोग्राम अब हमारा दोबारा इनिशिएट हुआ है। हमने पाक सैट, आपको मालूम है, वो भी जो है वो खला में हमारे पास 2 सियारे हैं कम्युनिकेशन के। ये जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं, ये बड़ा महंगा काम है एक्चुअली। 200-300 मिलियन डॉलर चाहिए होते हैं आपको एक सैटेलाइट भेजने के लिए। सो इट्स नॉट आई वुड से कि बहुत कुछ सस्ता काम नहीं है, बड़ा महंगा काम है। तो ये जो लेकिन अब इसकी एक बहुत अहमियत है आपके स्पेस की, डिफेंस के लिए भी तो उसकी अहमियत तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आपकी जो एग्रीकल्चर है, आपके जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है और बहुत शुमार कामों में इसकी बहुत अहमियत है, जिसको रिकग्नाइज़ करते हुए अब ये स्पेस प्रोग्राम जो है स्पार्को का बड़ा रीइन्वेंट हुआ है और बड़ा अच्छे तरीके से अब वो आगे बढ़ रहा है। इंशाल्लाह 2022 में, जैसा हम अनाउंस कर चुके हैं, चीन के ताउन से हम अपना पहला खला नवर्द है वो हम अपना वंडरफुल जी, गुड लक 2022। वी आर वेटिंग फॉर इट, एक्चुअली दैट वुड बी सो गुड। हम तो इमेजिन ही कर रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि अब आपके प्रोग्राम की तफसील जो है, डिटेल कुछ आप दें कि जैसे कौन कौन दरख्वास्त दे सकता है। हम तो वैसे ही जोक कर रहे हैं कि एक दूसरे को भेजने के लिए, लेकिन एक्चुअली कौन से कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं यहाँ जाने के लिए, ये डिटेल बताइएगा। दुनिया भर में जो खला नवर्द हैं वो पायलट्स बनते हैं और एक्चुअली जो एयरफोर्स होती है उसको ये टास्क किया जाता है कि वो लोग चुनती है जो स्पेस में जा सकते हैं। सो एज़ पर जो एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जो दुनिया में एक तय है स्पेस प्रोग्राम के, उसके मुताबिक जो हमारी एयर फोर्स है वो 50 पहले पायलट्स जो हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करेगी। उसके बाद 25 लोग होंगे, फिर 10 लोग होंगे, जो एक फ़ाइनल प्रोग्राम बनेगा उसके मुताबिक जो है वो फिर तमाम ट्रेनिंग्स होंगी। और ये अगरचे जो पायलट्स हैं वो पहले भी ट्रेन होते हैं, क्योंकि एक बहुत ऑब्वियसली प्रेशर में रह के काम करना होता है और एक इन्फिनिटी का जो एक माहौल है वो होता है। सो इसमें ये हर आदमी जो है वो स्पेस में नहीं जा सकता। इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम। तो और वो पायलट जो हैं वो इनिशियली जो स्पेशली जो फाइटर पायलट्स हैं वो इनिशियली इसके लिए हैं, तो उनसे ही लोग चुने। यानी बड़ी स्पेशलाइज्ड किस्म की फील्ड है, हर कोई नहीं जा सकता। ये तो क्लियर हो गया कि जनाब पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ही होंगे जो इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ज़ाहिर है उनकी इतनी स्पेशल ट्रेनिंग होती है ऑलरेडी। फवाद साहब, ये बताइएगा, आपने अभी खुद ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिक्र कर दिया, तो खला तक जाना कोई सस्ता काम तो है नहीं। अब अमेरिका जैसे मुल्क की मईशत हिलकर रह गई थी जब उन्होंने खला तस्कीर का सोचा था, हम कैसे अफोर्ड कर पाएंगे सब कुछ? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक महंगा जो है वो ये मामला है, लेकिन इतना महंगा नहीं है कि मईशत हिल के रह जाए। सो हमारा पहले भी एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह और एनहेंसमेंट होगी। और इसके साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो कौमें होती हैं वो एक तमाम शोबों में ऊपर जाती हैं, तमाम शोबों में नीचे जाती हैं। इसका जो एक इम्पेक्ट है आपके बाकी मामलात के ऊपर वो भी बहुत बड़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये इंसान भेजने वाली बात नहीं है,
जो हम सैटेलाइट से इस वक्त प्रोग्राम चला रहे हैं उसके नतीजे में उसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, पाकिस्तान की जो डिजिटलाइजेशन है उसको, फिर हमें इमेजरी जिस किस्म की मिल रही, डिज़ास्टर मैनेजमेंट जिस किस्म की होती है, उस सबको एक चेन है जिसमें इसको फ़ायदा होता है। क्योंकि आपके पास एक कंप्रीहेंसिव मिसाल, मैं आपको मसलन मिसाल दूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपको मालूम होना चाहिए आप सैलाब से कैसे बचें। आप सैलाब से तब बचेंगे तब आपको पता हो कि हिमालय के ऊपर कितनी बर्फ़ पड़ी है। फिर आपको अगला बात ये पता होनी चाहिए कि गर्मी कितनी है और हिमालय की जो स्नो है वो कितनी पिघल रही है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडिया के डैम्स हैं वो पानी कब, कैसे और कितना छोड़ने लगे हैं, या वहाँ पे कब तक इंडिया जो है नतीजे पे पहुँच जाएगा कि उन्होंने पानी छोड़ना है। फिर वो हमारे पास इल्म और नॉलेज होना चाहिए कि जब वहाँ के दरियाओं का पानी हमारे डैम्स में एंटर हो रहा है तो वो कितना पानी है, और उसके बाद आप अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये तमाम जो मैनेजमेंट है ये सैटेलाइट से पॉसिबल है। सो महंगे होते हैं लेकिन उसका फिर आपको रिटर्न भी उतने मिलते हैं। अच्छा, बहुत ही फार साइटेड सोच है। बिल्कुल बड़ी आपने डिटेल भी दी है। अच्छा ये बताइएगा, एंड वी आर गोइंग टू टेक यू बैक अ लिटिल बिट, कि इस हुकूमत में फवाद चौधरी साहब आप किसी और वजारत में आए थे, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को आप हेड कर रहे थे, और अब आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर आपकी वजारत फिर बदल गई तो भी ये प्रोग्राम चलता रहेगा? ऑब्वियसली दे विल बी कंसर्न्स अबाउट द प्रोग्राम जिसके बारे में इतनी हाइप और इतनी एक्साइटमेंट हो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर आगे? अब ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मर्ज़ी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक प्रेरोगेटिव है। लेकिन अभी तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कैबिनेट की मीटिंग में भी बहुत तारीफ़ की, सो ही इज़ वेरी काइंड इनफ। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, वो रखेंगे, जहाँ पे भी रखेंगे, जैसे कहेंगे वैसे जो है वो प्लान बना के करते रहेंगे। चलो, you have high hopes for it. यकीनन ये उनका प्रोग्रेटिव है और होपफुली वो नहीं तब्दील करेंगे आपको। यू हैव सम बिग प्लान्स। लेकिन ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतना बड़ा एडवेंचर करने जा रही है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि पहले आप लोगों में से ही कोई, फैसल वाडा भी बहुत आपको पता है ना एडवेंचर के शौकीन हैं, या मुराद सईद जैसे नौजवान, या आप खुद भी अगर जाना चाहें तो, या अकम्पनी कर सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ आप लोग? हाँ, नहीं, कई लोगों को भेजा जा सकता है। स्पेशली आपकी ख्वाहिश तो ये होगी कि कई लोगों को भेजने और वापसी का जो है वो रास्ता ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी की ख्वाहिश है, सभी लोग मुझे भेज रहे हैं कि फ़लानों को भेज दें, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो वापसी जो है वो नहीं होगी। लेकिन बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जो स्पेस प्रोग्राम है ये पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक प्लान है, और इसको कामयाबी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। किसी भी जमात से, किसी भी तफरीक से हट के पूरे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कैसे आपके दिल की आवाज़ पहुंची है हमारी। लेकिन बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आवर जोक्स इन स्ट्राइड। ये तो हम थोड़ा बहुत मजाक तो हमारा चलता रहता है सुबह इसलिए मैं आपको भी ना बतौर कैंडिडेट पेश करना चाह रहा था यहाँ नहीं, पर। ऑनेस्टली अगर फवाद चौधरी साहब ये ना कहते ना कि हमारा कोई इरादा नहीं है किसी को भेज के वहाँ छोड़ दे, अगर ये भी कुछ प्लान में होता तो एक कैंडिडेट तो मैंने तैयार कर ही लिया था। बट एनीवे, गुड प्लान्स, एंड होपफुली अगर ये हो जाए तो इतनी एक्साइटिंग चीज लगती है। से बराह रास्त लिंक के साथ मौजूद होंगे आप। और साथ ही मैंने सोचा था, बिकॉज यू गाइस ऑलवेज हेल्प अस, ये जो खला नवर्द आपने कहा था, तो इसका मीनिंग जल्दी से आपका इसका इक्विवेलेंट वर्ड जो होता है इन इंग्लिश वो भेज दे। आई डोंट थिंक इट्स एस्ट्रोनॉट। आई थिंक इट्स एस्ट्रोनॉट। नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इट्स एस्ट्रोनॉट। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है, स्पेसमैन इज नॉट अ टर्म आई गेस। नहीं, आई डोंट नो, एस्ट्रोनॉट नहीं हो सकता, उसकी पढ़ाई और उसका कुछ और। तो हम यहाँ पे खला नवर्द वही कह रहे हैं जो पढ़ाई करके जाए वहाँ पे। भाई आप लोग हमें भेजें कि क्या इसका बेस्ट क्या है। goes into the space is not खला नवर्द, he can be just any individual, but ये मेरा ख्याल है एस्ट्रोनॉट है। आप हमें जरा रहनुमाई कर सकते हैं आप इस सिलसिले में हमारी। अच्छा जी, एक जबरदस्त पोल के बारे में हमने आपको बताना है, जनाब बताएं आप। अच्छा जी, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा यादगार फतेह कौन सी थी? सबसे जबरदस्त जो विन कहते हैं ना, क्या मैच था और क्या विन थी, वो कौन सी थी? पीसीबी ने इसके लिए अवाम की राय लेने का फैसला किया है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर आज से वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। और शायकीन क्रिकेट आज सुबह 10 बजे से लेकर 29 जुलाई, जो कि 3 दिन बाद है,
उसकी सुबह 10 बजे तक अपना वोट डाल सकेंगे। और ऑब्वियसली हम तो दूसरे घंटे में अपनी ये वोटिंग वगैरह कर देंगे, लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है? जनाब थोड़ा सा ब्रेक आप भी लगाएं और वो मैच तो बता दें नाजरीन को जिनमें से नाजरीन को यादगार टेस्ट मैच का इंतखाब करना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से मैचेस हैं जिनमें से आपको चूज करना है, इनफैक्ट वोट करना है। 1954 में पाकिस्तान के इंग्लैंड के खिलाफ ओवल के मैदान में फतह। पाकिस्तान ने उस मैच में 24 रन से कामयाबी हासिल की थी और फजल महमूद ने भी मजमूई तौर पर 12 विकेटें हासिल की थी। पीसीबी की जानिब से 2 ऑप्शंस हैं और दूसरी ऑप्शन है 1987 में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ बेंगलुरु में फतह। 16 रन से पाकिस्तान ये मैच जीता था। इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद ने मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की थी। और पीसीबी का बेहतरीन टेस्ट के लिए तीसरा ऑप्शन जनाब एक और ऑप्शन भी है। अच्छा ये अभी आया है, 4-5 ऑप्शंस हैं बाय द वे। ये लेटेस्ट कुछ ऑप्शंस आई हैं, हम समझ रहे थे सिर्फ 2 में से चूज करना है, तो ये तो बड़ा टफ होने वाला है। हाँ, तो कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में पाकिस्तान की 1 विकेट से फतह। मैच में सईद अनवर ने 85 और 77 रन, जबकि इंजमामुल हक ने दूसरी इनिंग में नाकाबिल शिकस्त 58 रन बनाए थे। और इसके साथ साथ वसीम अकरम ने मैच में मजमूई तौर पर 8 जबकि वकार यूनिस ने 7 विकेटें ली थी। और पीसीबी की इस लिस्ट में आखिरी यानी कि चौथी ऑप्शन है, ये मैच हुआ था 1999 में। कहाँ हुआ था? चेन्नई में आई थिंक। और क्या हुआ था? इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, इतनी डिटेल नहीं मुझे याद जनाब। चेन्नई में पाकिस्तान और भारत का तारीखी मैच हुआ था। पाकिस्तान ने 12 रन से शानदार कामयाबी हासिल की थी और उस मैच में पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 238 रन बनाए थे। मोहम्मद यूसुफ ने 53 जबकि मोइन खान ने 60 रन बनाए थे। और भारत की जानिब से अनिल कुंबले ने 6 विकेटें ली थी। जवाब में भारत ने पहली इनिंग में 254 रन बनाए। सकलैन मुश्ताक ने 5 भारतीय खिलाड़ियों का शिकार किया था पहली इनिंग में। फिर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में शाहिद आफरीदी के पाकिस्तान की तरफ से 141 और इंजमाम के 51 रन की बदौलत 286 रन स्कोर किए थे। लेकिन जवाब में सचिन तेंदुलकर के 136 के बावजूद भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने 258 रन पर ढेर हो गई थी। और सकलैन ने दूसरी इनिंग में भी 5 विकेटें ली थी। अच्छा इंटरेस्टिंगली एक दो जो हमारी मेमोरीज में याद है, जब मियां दाद का वो छक्का हम हमेशा शारजा वाला याद करते हैं, वो इस लिस्ट में नहीं है। वो भी तो जीत थी ना पाकिस्तान की। हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे हैं। हाँ ओके आगे चलते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट। आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ जिन चीज़ों में मेरा इतना इंटरेस्ट लेवल नहीं है। टेस्ट वाला मुझे नहीं समझ आती। आई डोंट अंडरस्टैंड 5 दिन क्यों खेलते जा रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे इस कहने पे लोग मुझे बड़ा ही कंडेम करेंगे और कहेंगे कि ये क्या कह दिया। चेन्नई के टेस्ट मैच के मनाजिर हैं। सो यस मेरा ख्याल है कि अभी तो टेस्ट मैचेस की वोटिंग हो रही है। इसके बाद बेहतरीन वनडे मुकाबले और T20 उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो लिहाजा वोटिंग जो है वो शुरू कर दें आप। तो लिहाजा यू हैव टू वोट एंड लेट्स सी हु विंस, हम आपको बताएंगे जरूर। हॉट टॉपिक और हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन ईद के करीब जब भी होती है बात तो हो रही होती है कि भाई तुमने जानवर ले लिया, अगर ले लिया तो कितने का लिया, कहाँ से लिया, ये सारी इंफॉर्मेशन चल रही है। ओके ब्रेक इधर, क्योंकि ये हॉट टॉपिक तो होता है एंड दिस इज आवर 4th बड़ी ईद विद यू गाइस। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, अब तक तो पता चल गया होगा कि अब्दुल्ला इज ऑलवेज इंटरेस्टेड। मुझे पता है यूर अ फूडी और आप वो कुकिंग वगैरह में भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, बट ईद ये जो बड़ी ईद होती है इसके करीब आपका इंटरेस्ट लेवल मोस्ट ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन दिस ईद। ज्यादातर लड़कों का इंटरेस्ट जो है ना वो ज्यादा काम होता है, ज्यादा इंटरेस्ट खवातीन का होता है और इस ईद में ज्यादा इंटरेस्ट लड़कों का होता है। तो जनाब आपको बताना चाहते हैं हम और वार्न करना चाहते हैं इनफैक्ट कि कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले तैयार हो जाएं। और कसाईयों से पहले एक्चुअली हुआ क्या है कि मवेशी फरोशों ने भी छुरियां तेज कर रखी हैं आपकी जेब काटने के लिए। पिछले सालों के मुकाबले में कीमतों में 40% तक इजाफा देखा गया है। बहुत सारे इनके कंसर्न्स भी हैं। फॉर इंस्टेंस आई वाज टॉकिंग टू समबडी यस्टरडे, उन्होंने कहा जी मंडी में एक बल्ब के 500 रुपए, एक पानी की बाल्टी के पता नहीं 5000 रुपए। सो इस तरह के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो हम आपको कितने दिनों से बता रहे हैं, किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, ओवरहेड्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि वो एंड प्रोडक्ट तो महंगा होना ही है। और चारा पता नहीं महंगा हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी बातें हम पूछेंगे ईद उल अज़हा का। वैसे आपको बता दें ऑन अ फुटनोट, चांद देखने के लिए इजलास 2 अगस्त को होगा और शौकीन अफराद ने अभी से मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। पर्टिकुलरली वो जो बड़े ज़ौक़ शौक़ से भारी भरकम जानवर खरीदते हैं वो तो पहले से ही बुक कर लेते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कैटल उसामा अहमद साहब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू द शो उसामा। ये बात हम सही कह रहे हैं या आप इससे इख्तलाफ करेंगे कि इस साल कीमतों में 30 to 40% इजाफा हुआ है? नहीं, आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि जानवरों की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन ये एक पूरा सिलसिला होता है। जानवर की कीमत भी इसलिए बढ़ती है क्योंकि पीछे से गोश्त महंगा होता है। तो पिछले साल की जो कीमत थी गोश्त की
कोई भी व्यापारी या जो जानवर बेचने वाला गोश्त से कम कीमत पे नहीं बेच सकता। चाहे हम एक टर्म सुनते होंगे कि मंडी गिर गई या मंडी चढ़ गई, तो दरअसल यही होता है कि मंडी गिरने का मतलब ये होता है कि वो गोश्त की कीमत पे जानवर फरोख्त करेगा। गोश्त की कीमत जब आप पिछले कहते हैं तो आप कह रहे हैं जैसे कि दुकानों में जो गोश्त आप जी, तो खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पिछले साल जो कीमत थी वो अगर 18,000 रुपये मन थी, तो इस टाइम वो 22,000 रुपये मन है। तो जानवर ला महला उससे कम पे नहीं बिकेगा, उससे ज़्यादा पे ही जा उससे सकता ज़्यादा है। ही पे बिकेगा। और जो उसकी कम से कम कीमत है वो वही होगी जो गोश्त की कीमत होगी जो एक जानवर में 22,000 रुपए मन, यानी कि 4 मन का जानवर 1 लाख से करीब पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। 4 मन का एक नॉर्मल जानवर होता है, कोई बहुत भारी बिल्कुल। जो भरकम अभी हमारे जानवर नहीं शहर में होता। जो गोश्त बिक रहा है वो तकरीबन 500 साढ़े 500 रुपये किलो बिक रहा है। तो वो तकरीबन 21 से 22,000 रुपये। अच्छा, ये गोश्त की कीमत के हिसाब से तयन है या आप चूंकि कैटल फार्मिंग करते हैं तो बिल्कुल। चारे की कीमत है, जानवरों को रखने की कीमत है, जाहिर है अगर लेबर आपने रखी हुई है तो लेबर को भी बिल्कुल, आप पहले बिल्कुल। से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस हाँ, भी बढ़े हैं। ये एक डिफरेंट वो है। देखिए, जब हम जानवर फार्म हाउस पे रखते हैं तो उसकी बाकायदा जब हम ख़रीदते हैं तो उसकी वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। फिर उसकी तमाम वैक्सीनेशन के बाद चारा होता है, एक बैलेंस डाइट होती है जिसके ज़रिए हम उसके जो है वो वज़न बढ़ाते हैं और फिर जो है वो फ़रोख्त करते हैं। और जो आम जानवर होते हैं, जो लोग जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे रेवड़ आपकी गाड़ियों के सामने भी गुजर जाते होंगे, वो या तो रॉटन फ्रूट्स पे या जो है वो वेजिटेबल्स पे, सड़ी हुई सब्जियों पे या जो है वो कचरे पे पल रहे होते हैं। तो उनकी वो उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। वैल्यू नहीं होती जो हम फार्म हाउस पे रखकर तो पालते हैं। बेसिकली आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है उस जानवर पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़रा ये बताइएगा कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है वैसे, बिकॉज हम जब मंडी जाते हैं या सुनते हैं तो लिटरली लाखों करोड़ों में भी बात चल जाती है। कोई बैल गाय वगैरह तो हमें रिमेंबर लास्ट टाइम आपने बताया था। बिल्कुल वो तो वो क्या होता है अच्छा उसमें? देखें, एक याद रखिएगा, एक होता है जो औसत जानवर होते हैं ना, जो आम लोगों के लिए होते हैं, वो उसकी कीमत होती है आप समझें 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक की। उसके बाद जो ऊपर चले जाते हैं ना, वो फिर लोग उसमें अपनी जो मुनाफा कमाते हैं वो अपनी मेहनत का, फिर उसकी खूबसूरती का, जानवर की, उस पर जो वक्त लगा रहे होते हैं उसका। अच्छा उसामा, मुझे एक बात बताइएगा, औसत जानवर बिकते हैं वो तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख। औसत जानवर आप समझ लें एक औसत बैल या बछिया या बछड़ा 80,000 रुपए तक का अगर आता था पिछले साल तक, तो वो अब कितने का? 80,000 वाला इस साल कितने में वो मिलेगा? 1,10,000 से कम का नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा लाख अगर क्रॉस हो गया। हाँ थोड़ा सा मैं आपको अगर वो जायज़ा लेके बता दूं कि पिछले साल चारे की क्या कीमत थी। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है चारे में वो होता है भूसा, जिसे आम ज़बान में लोग तूड़ी भी कहते हैं, भूसा यूज़ होता है, वीट स्ट्रॉ भी कहते हैं उसको। तो वो पिछले साल जो इस वक्त उसकी कीमत थी वो थी 350 रुपये मन। वो इस टाइम 540 रुपये से लेकर 600 रुपये मन पे जो है वो फ़रोख्त ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो चारा ये सबसे ज़्यादा इसीलिए तो फिर वो मिल्क एसोसिएशन वाले दूध की कीमतें बढ़ाने का मुतालबा करते रहते हैं, और बाज़ औक़ात तो बाज़ जगह पे तो मैंने देखा है कि लेकिन अनअनाउंस्ड क्या कीमतें इस बढ़ा भी दी चीज़ गई से, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं और ऑलरेडी टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी आप पिछले साल 80,000 की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी देयर आउट ऑफ रीच कीमतें हैं आप। और ये है भी ओकेजन भी ऐसा है कि इस पे तो लोगों ने ये खरीदारी बिल्कुल, करनी है। बिल्कुल, मदद भी येट करनी है। जब इतनी महंगाई का लेवल ऊपर हो जाए तो फिर उस पे स्पेंड लोगों की खरीदारी पे भी असर पड़ता है कि आपको लगता है कि कम शायद हो। बिल्कुल, अभी तक तो ये अंदाज़ा है, लेकिन जो पिछले सालों का एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जानवरों की फ़रोख्त पे फ़र्क पड़ेगा। जो बड़े जानवर हैं वो कम बिकेंगे और जो दरमियाने जानवर हैं, जाहिर सी बात है चूँकि ये मजहबी फरीज़ा होता है, लोग तमाम लोग मिल के इसमें शेयर डालते हैं, 7 हिस्से होते हैं एक गाय में, तो लोग मिल के तकसीम पैसे डालते हैं। तो जो दरमियाने छोटे और दरमियाने जानवर हैं उनकी फ़रोख्त ज़्यादा होगी और जो बड़े जानवर हैं उनके वो ज़रूर इफ़ेक्ट होंगे। ये जो आप स्क्रीन पे इस वक्त जानवर देख रहे हैं ना हमारी, ये तो भाई बहुत ही आउट ऑफ रीच और आउट ऑफ बिल्कुल बजट होते हैं। Kettlebell। बकरों के बारे में हम आपसे पूछ सकते हैं कि एक औसत बकरा अगर पिछले साल 25,000 रुपए का मिल रहा था तो इस मरतबा कितने तक का 30 मिलेगा? से 32,000 रुपये का वो हो चुका होगा। 30 से 32,000 रुपए का बकरा हो चुका होगा, क्योंकि जाहिर है और अब चूंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और ये महंगाई की वजह ही है कि पहले लोग अगर ज़्यादा तादाद में बकरे कर लिया करते थे तो अब जो है लोग एक गाय कर लेते हैं और उसमें सब मिलके हिस्सा डाल लेते हैं। ये अफोर्ड नहीं होता। अच्छा, कराने बड़ा रुझान इज्तिमाई कुर्बानियों का भी है ना, तो लोग उसमें भी हिस्सा लेके जो है वो अपनी कुर्बानी कर लेते हैं।
तो वहाँ पे भी चूँकि औसत छोटे आपके या फार्म पे एक एवरेज कीमतें कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही हैं? हमारे फार्म पे इसलिए पूछे हैं कि शायद 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक की रेंज का कितने हज़ार से लेकर 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक के जानवर हैं। हमने एक आम यानी आदमी कि के लिए औसत दर्जे के मिडिल जानवर क्लास रखे या हैं। आम आदमी के लिए हमने वो जानवर रखा है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कोई 10 लाख 20 लाख के जानवर बना के उसको फरोख्त कर रहे हैं। नॉर्मल जो जानवर होते हैं वो रखे हैं। चले वंडरफुल, ये तो बहुत बहुत बेहतरीन हो शुक्रिया उसामा, आपने हमें बताया भी और थोड़ा सा हम डर भी गए हैं, क्योंकि देखिए कभी कभार आप एक चीज़ होती है कमेटी डालना, और इंसान ज़िंदगी में कमेटी डालता है जी, बच्चे की शादी है, बच्चे की पढ़ाई है, ये वो फलान धमाका। अब जानवरों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, और जिस तरह कहा कि मजहबी फरीज़ा करना तो है, तो लिहाजा उसके लिए भी आपको लिटरली यू हैव टू कलेक्ट द फंड्स फॉर इट। आपको पता ही आपको पैसे जोड़ने हैं टू बी एबल टू 60,000 फॉर मिडिल क्लास टू बाय अ बकरा इज अ लॉट ऑफ मनी, इज अ लॉट ऑफ मनी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हर महीने 3-4-5 हज़ार रुपए जमा करते रहते हैं फॉर द कुर्बानी, और अल्टीमेटली ताकि उन्हें मुश्किल ना हो, क्योंकि जाहिर है लोगों का शौक भी होता है, मजहबी फरीजा भी है। लेकिन अब आपको हमने बता दिया है कि जनाब अगर आप इस माइंड से जा रहे हैं कि मंडी में आपको एक औसत बछिया तो खैर और ज़्यादा महंगी होती है, बछड़ा जो है वो 60-70 हज़ार रुपए का मिल जाता था, तो वही बछड़ा उसी साइज़ का आपको अब 1 लाख रुपए तक में मिलेगा। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा, ऑलरेडी वो बात ऊपर चली गई है। शौक ना लगे। मैं सिर्फ ये सोचूं कि आज सुबह सुबह हम उन चीज़ों की क्यों बातें कर रहे हैं जो कि आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती जा रही हैं, आउट ऑफ आवर हैंड्स, और शदीद एक्सपेंसिव। जैसे कि हमने जानवरों की बात की, कुर्बानी का जानवर जो कि ऑब्वियसली वो तो लेना ही लेना होगा। अब जरा हम ऑटो इंडस्ट्री की बात करते हैं। गाड़ियों की कीमतें भी आउट ऑफ आवर हैंड्स हो चुकी हैं। मैं यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं वो कितने सालों से, कितने महीनों से आप प्लान बनाते हैं गाड़ी बदलने का, और अचानक से अब जब गाड़ी बदलने की हतमी बारी तो आई, वो एक ख्वाब सी बात रह तो वो जाती ख्वाब है, बन गया, क्योंकि ऑलरेडी कीमतें इतनी बढ़ गई कि फिर इंसान सोचता है कि जनाब ये पुराने वाले पाकिस्तान में आपको ले लेनी चाहिए थी गाड़ी। बस चलती का नाम गाड़ी होना चाहिए, जो भी चीज़ है मूव कर रही है वो गाड़ी है। तो गाड़ियों की और मैंने तो आपको इतना कहा है कि अपनी गाड़ी मुझे भेज दो, क्यों भाई, मैंने तो बड़े अच्छे वक्तों में ली। आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट थिंग, बाकी चीज़ें नहीं। अच्छा जी, गाड़ियों की कीमतों में इजाफे और पैदावार में कमी के बाद ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की नौकरियां जाने का खतरा पैदा हो गया है, और मुल्क में पहले ही गिने चुने कारसाज हैं, और बेरोजगार होने वाले कहां जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त में कमी के सबब पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने इंपोर्ट ऑर्डर्स मनसूख कर दिए हैं, और फैक्ट्री मालकान जो हैं वो बरतरफियों का मंसूबा भी बना रहे हैं। रुपए की कदर में कमी और टैक्सेस में इजाफे के सबब कारें महंगी हो गई हैं और फरोख्त बहुत कम हो रही है। मुख्तलिफ कारसाज कंपनियों ने कारें बनाना कम कर दी हैं। इत्तलात हैं कि मुलाजिमीन को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने भी बरतरफियों का मंसूबा बनाया है और अगले माह की फरोख्त देखकर अमल किया जाएगा। फैक्ट्री मालिकान के मुताबिक हुकूमत ने ज़्यादा फरोख्त पर बेहतर टैक्स जमा करने के बजाय टैक्स शरह बढ़ाकर जायद आमदन का मंसूबा बनाया है, जिससे हमारा इख्तिलाफ है। इसी में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो इंडस्ट्री बहरान पर बात करने के लिए समीउल्लाह तारिक साहब। किया है, बहुत शुक्रिया समी साहब, यू हैव बीन अ रेगुलर पार्ट ऑफ द शो नाउ, सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव यू ओवर, और बड़ी आपसे हासिल गुफ्तगू करते हैं, मौसू कोई भी हो। अब जो ऑटो इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, ये क्या हुआ है? अचानक से कीमतें कैसे बढ़ गई हैं? इंपोर्ट होते हैं ज़्यादातर पार्ट्स, इसलिए कीमतों में बहुत बड़ा फ़र्क आया है। टैक्सेस की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाउ कम एक गाड़ी जो 30 लाख रुपए में मिल रही थी, अब वही गाड़ी 38 लाख रुपए में मिल रही है आपको? देखिए, इसका सिंपल हिसाब है। अगर आप दिसंबर 2017 से देखें तो हमारी करेंसी कोई 105 रुपये से 160 रुपये हो गई। तकरीबन 50% तकरीबन करेंसी डिप्रिशिएट हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पिछले साल देखें तो गाड़ियों की सेल में जून तक कोई ख़ास डिक्लाइन आया नहीं था। उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि लोग हमारे यहाँ ना ट्रेडिंग मेंटालिटी है कि जो है काफ़ी लोगों ने गाड़ियाँ पिछले साल इस वजह से ख़रीदनी कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि अगले साल ये इससे ज़्यादा महंगी हो जानी है। तो लोगों ने ट्रेडिंग के हिसाब से भी लेनी कि यार ये गाड़ी ले लो, आइंदा अगले साल पता नहीं अब ये मैं ले सकूँगा या नहीं ले सकूँगा। जब भी आप जून 30 तक का नंबर देखें गाड़ियों की सेल का, तो उसमें खाली 7-8% का डिक्लाइन है, जो कि इतना कोई मेजर नहीं है। लेकिन इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल खाई है, क्योंकि यहाँ पे आके लोगों को अंदाज़ा हो गया कि डॉलर शायद यहाँ से कुछ ज़्यादा बढ़ना नहीं है। तो अब वो वाला इंसेंटिव ख़त्म हो गया कि मैं यहाँ से ख़रीदूँगा तो कीमत बढ़ेगी। हाँ, तो अब ये कि अब जो जेन्युइन, एक तो कुछ डिमांड जो इस साल जो अगले साल आनी थी वो पिछले साल जा चुकी है, और बाकी कुछ जेन्युइन डिमांड डिस्ट्रक्शन हो गई है, क्योंकि परचेजिंग पावर उस हिसाब से बढ़ नहीं पाया है। फिर काफ़ी लोग गाड़ियाँ लीज पे ले लेते थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के साथ कुछ बैंक्स ने भी कर्ब कर दिया है ऑटो फाइनेंसिंग,
और ये कि रेट भी बढ़ गया है, तो और जो- इंटरेस्ट रेट मतलब वो इतना अपना- ज्यादा बढ़ गया है और कि वो उसकी इतना वजह से lucrative भी अब जो लोगों को नहीं लग रहा। इंस्टॉलमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो काफ़ी लोगों के वो जो बैंक्स कैलकुलेट करते हैं डेट बर्डन रेशो, वो सैलरी के हिसाब से वो भी आउट हो गया है, तो गाड़ी की अचानक परचेज बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गई है। अब अच्छा, लेकिन एक चीज यू नो सो मेनी पीपल हुमा जो गाड़ी लेने का सोच रहे थे लेकिन अब नहीं ले पा रहे हैं गाड़ी। हाँ, अच्छा। और इसी खबर में इसी में अगर आप ये देखें कि आगे जाते हुए सुजुकी को इतना हिट नहीं पड़ रहा जितना होंडा टोयोटा को आगे जाते हुए लग रहा है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जो बंदा करोला लेने वाला था वो शायद अब कल्टस ले लेगा, जो सिविक सिटी लेने वाला था वो भी शायद अब कल्टस ले लेगा। अगर उसको गाड़ी की ज़रूरत ही है और वो अपनी उसी Pocket में लिमिटेड रहकर। अमाउंट के साथ ही लेगा, तो शायद वो छोटी गाड़ी ले लेगा। अच्छा, लेकिन ये एज एन इंडस्ट्री इसकी बात कर लेंगे तो इंडिविजुअल्स में हम बात कर रहे हैं कि कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, बट पीपल हु आर वर्किंग विद दिस इंडस्ट्री विद इन दिस इंडस्ट्री जो वाबस्ता है इनके साथ, अब ऑब्वियसली अब जॉब कट्स भी होंगी जब चीज़ें इतनी नहीं बिक रही, इतनी बन नहीं रही, मतलब एवरीथिंग ट्रिकल्स डाउन टू देम, उनका क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उनका। देखिए डेफिनेटली एक तो दो चीज़ें हमें इसमें सेपरेट करनी है। एक तो OEMs खुद है, जो डबल शिफ्ट पे चल रहे थे वो सिंगल शिफ्ट पे जाएंगे, तो मेरा ख्याल है उसमें जॉब लॉस तो नहीं होगा, लेकिन इनकम पे जो वर्कर्स की उसमें डेफिनेटली हिट बड़ी पड़ रही है। दूसरा ये कि एक ये भी है कि पिछले 3 साल से अगर 20% इंक्रीज़ हो रहा था गाड़ी की सेल में, तो क्या इतनी ही एम्प्लॉयमेंट नई जनरेट होती थी जितनी डिक्लाइन की बात हो रही है? ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन। और बाकी ये कि यस, चूँकि गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटी इस साल बैलेंस ऑफ पेमेंट संभालना थी, तो उन्होंने तो इंपोर्ट रिडक्शन के लिए करेंसी डेप्रिशिएट कर दी। अब बाकी ये कि जाहिर है उसका नीचे इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी नेगेटिव आया। यस, इसके अंदर अगर आप टैक्स का इम्पैक्ट देखें तो मेरा ख्याल है कोई नया टैक्स इन्होंने मेजर तो नहीं लगाया, सिर्फ 18 सीसी से नीचे गाड़ियों पे इन्होंने FED लगाया है 2.5%, 7.5%। और मेरा ख्याल है जो बड़ी गाड़ियाँ थी 18 सीसी ऊपर उस पर 10 पिछले साल से लगा हुआ था वो हटा दिया। तो यानी कि टैक्सेस का की इतना वजह से impact- ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा अच्छा है। हाँ, और पिछले साल जो हमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि पिछले साल इन्होंने उससे पिछले साल एक नॉन फाइलर के लिए गाड़ी परचेज बैन कर दी थी, फिर पिछले साल उसको अलाउ किया, उसका इम्पैक्ट भी पिछले साल एक But you डिमांड had में to pay आया। a fine क्योंकि for नॉन that as फाइलर्स जो well. हैं फिर हाँ, उन्होंने पहले तो खरीदना शुरू परचेज ही इन्होंने शायद मना हाँ, और कर दी थी। पिछले साल आपको एक फाइन देना हाँ, होता तो था वो उसका। अब जो है वो आप हायर एक रेट के साथ यानी विदहोल्डिंग टैक्स के साथ खरीद तो सकते हैं गाड़ी, तो वो डिमांड भी पिछले साल यूटिलाइज हो गई। अब ये कि आप सब खरीद तो सकते हैं लेकिन प्राइस ही इतनी ज़्यादा है तो कोई खरीद नहीं पा अच्छा, रहा। लेकिन एक second और hand भी चीज आप lease एक और करेंगे तो चीज बड़ा भी मसला हो एक कहा यही जाता था, अब तो खैर और रीजनिंग होगी है, लेकिन पिछले साल तक कि एक विदाउट एनी प्लॉजिबल रीजन हमारी प्राइसेस गाड़ियों की इन पाकिस्तान वो जो है बलून्ड है, इन द सेंस कि अगर आप गाड़ी इटसेल्फ देखें, उसके पर्क्स देखें, जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं एंड यू कंपेयर इट फ्रॉम एनी वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, तो हमारी गाड़ी बड़ी बेसिक होती है जिसको एक लग्जरी कार बना के दिया जाता है। उसके बाद फिर आप उसको खरीदने के लिए लिटरली एक एक चीज़ के अलहदा उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है, फिर अवेलेबल नहीं होती, आपको ऑन देना पड़ता है उस पर। तो एज इट इज़ वो गाड़ी जो है वो आपको एज ए पैकेज डील बहुत महंगी पड़ जाती है। हमारे यहाँ एक अच्छी गाड़ी सिविक जो है वो बड़ी अच्छी गाड़ी तस्वुर की जाती है, लेकिन अगर आप क्रॉस द ग्लोब कहीं भी चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, UAE, सऊदी अरेबिया, कहीं भी चले जाएं, दिस वेरी ऑर्डिनरी कार्स। बेसिक गाड़ी है। यस, उसके देखिए 2-3 रीज़न है। एक तो ये कि पिछले 5 साल में हमारे यहाँ यूज्ड गाड़ियों का फ्लो काफ़ी रहा। तो एक तो 50,000 गाड़ियाँ तकरीबन वो आ रही थी, वो जो उससे जापान से जापानीज आ जो रही आ रही थी, अब वो Recondition। तकरीबन उनकी इंपोर्ट तकरीबन बंद ही हो गई है तकरीबन। सही है, काफ़ी फीचर्स हमारे यहाँ जो माशाल्लाह कुछ आ भी गए, वो उन्हीं से कुछ अडॉप्ट होकर आ गए कि टच स्टार्ट गाड़ियों में आ गया या एयरबैग क्योंकि लोगों ने देख लिए ना वो फीचर्स। या बट दुनिया में तो अब यही होना स्टार्ट हो गया है ना। दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो फीचर्स OEMs लॉन्च करते हैं उनको उसका बैकअप सपोर्ट कंसिस्टेंटली देना पड़ता है। जो जापानीज़ गाड़ियाँ आ रही थी उनको बैकअप सपोर्ट नहीं देना पड़ता, तो ये सिर्फ वही फीचर लॉन्च करते हैं जो इनके हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट में सूट करता हो, और दूसरा उसका वो बैकअप सपोर्ट भी दे सके, वरना तो वो बैकअप सपोर्ट दे ही ना अच्छा, पाए। ये 2-3 ब्रांड्स ही हैं माशाल्लाह जो हम बचपन से देख रहे हैं, अज़ल से चल रहे हैं। न्यू कार मैन्युफैक्चरर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान जैसी मार्केट में, वेयर पीपल लव कार्स एंड देयर आर सो मेनी कार्स ऑन द रोड्स। देखिए, अब ये नए 2 मैन्युफैक्चरर तो फिलहाल आ रहे हैं, किया और Hyundai। किया की गाड़ी एक लॉन्च हो गई है स्पोर्टेज, और पिकांतो भी लॉन्च होने वाली है इसके बाद। पिकांतो, हाँ, और Hyundai पिकांतो जो है वो विट्स का कॉम्पिटिटर होगा, और स्पोर्टेज जो है वो 2000 सीसी SUV है। सही है। तो इसके बाद जो है वो Hyundai की भी गाड़ियाँ आएंगी, तो मेरे ख्याल में तो आ रहे हैं लोग, लेकिन ये कि काम मुश्किल है। फिर करेंसी पैरिटी की वजह से जो है वो काफ़ी चीज़ें जो फिजिबिलिटीज़ जो बनी हुई थी वो हिल गई हैं, तो होपफुली आगे जाते हुए इम्प्रूवमेंट आए। लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि जो होंडा, टोयोटा, सुजुकी, इनकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप है। वो बहुत All डीप है right, और okay, उनको this जहन is से all the time we कंज्यूमर के have. जहन से निकालना बड़ा मुश्किल है। टोयोटा
का लोगों को मेंटालिटी देखे ना, हमारे यहाँ टोयोटा की It's a very short of brand time. इतनी जी, स्ट्रॉन्ग अभी है कि वो आप उसको हटा नहीं सकते। True. और अभी बहुत बहुत हम, शुक्रिया। थैंक यू। एज मच एज हम लोग बारिशों का जिक्र करते हैं और ऑब्वियसली थोड़े से खदशात के साथ करते हैं बिकॉज टू मच बारिश इज़ ऑल्सो नॉट टू गुड। तो मैं जब तस्वीरें देखती हूँ ना अब्दुल्ला, हम विजुअल्स देखते हैं, आई लव इट, लेकिन वी ऑल्सो नो कि ये काफ़ी परेशानी हो सकती है इस वजह ये से। वो बारिशें हैं जो तबाही फैला रही या, हैं और इनके या। मजीद तबाही फैलाने के खदशात हैं, खतरात हैं, तो इसी बारे में इसलिए हम बात ज़रा करेंगे। रिस्ट्रेंट होके मेरा ख्याल है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ बारिश का। एनीवे जी, बात आपसे ये करनी है कि मानसून बारिशों का ज़बरदस्त स्पेल जो है वो चल पड़ा है और एक ही दिन में मुल्क का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है। सैलाब का खदशा बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल हम तो यही दुआ करेंगे खुदा खैर करे और हर जगह सब कुछ ठीक रहे, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपडेट भी देनी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने नया अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि मानसून के नए सिस्टम के नतीजे में 25 से यानी 25 टू 27 जुलाई के दरमियान बड़े दरियाओं में कहीं ऊंचे और कहीं इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बरसाती नालों में तुगयानी आ सकती है जबकि नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। मंगला के बालाई हिस्से और दरियाए चनाब में मराला और ज़ेरी इलाकों में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। दरियाए सिंध में भी तरबेला के मकाम पर और दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर दरमियाने और ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का मजीद कहना है कि बरसाती नालों में भी पानी की सतह ऊंचे दर्जे से तजावुज़ कर सकती है। पेशावर, कोहाट, क्वेटा, जोब, कल्लात, मकरान, मीरपुर खास, हैदराबाद, हज़ारा, लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी डिवीजन्स और इस्लामाबाद और कश्मीर में बारिश का सिलसिला पहले ही जारी है और ये सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा जी, इसी पे हमने बात भी करनी है और हमने इनवाइट किया है फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के चीफ मेट्रियोलॉजिस्ट अजमत हयात साहब को। अजमत हयात खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि मानसून बारिशों का एक ज़बरदस्त स्पेल जिसके हम जिक्र भी कर रहे हैं वो हमें देखा जा रहा है और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन को किन किन जगहों पर सैलाब का खतरा नजर आ रहा है, कौन से इलाके गैर महफूज समझे जाएं? ये जी मानसून का तीसरा एक्टिव स्पेल है जो कि हमारे अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में इम्पैक्ट दे रहा है और इसका जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, सतलज, चनाब और झेलम, इन रिवर्स में इम्पैक्ट है और रावी में मीडियम टू हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 36 आवर में। इसमें इस तरह जो चनाब में भी हाई टू वेरी हाई फ्लड लेवल एक्सपेक्टेड है। इस तरह जो अपर झेलम है, अपस्ट्रीम मंगला, वहाँ पे भी वेरी हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है, यानी कि उसको हम कैटेगरी 1 फ्लड का नाम देते हैं, यानी तकरीबन 3 से 4.5 लाख क्यूसेक के दरमियान उसमें फ़्लो आने की उम्मीद है। इस तरह जो इन रिवर के साथ जो नालाज हैं जैसे पलकू, एक, डेक, बसंतर, इनमें भी हाई फ्लड एक्सपेक्टेड है। तो और जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं जैसे लाहौर, आपने देखा अर्बन फ्लडिंग का, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, इन शहरों में अभी मज़ीद बारिश भी होगी और उससे जो दोबारा अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। तो जो मेरी कम्युनिटीज़ हैं स्पेशली, उनसे ये गुजारिश है कि जो लोग रिवर बेड्स के अंदर रह रहे हैं या अलॉन्ग द रिवर रह रहे हैं तो अलर्ट रहे ताकि इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी वो अपने आप को बचाव भी कर, दूसरे लोगों की मदद भी कर सकें। अजमत साहब, ये बताइएगा जिन इलाकों में ख़तरा है उनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे? क्या वहाँ नक़ल मकानी की तरफ देखना चाहिए लोगों को या किसी और तरह के खुसूसी इक़दामात और इंतज़ामात होने चाहिए? ये जो लोग रिवर बेड के अंदर रह रहे हैं उनके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो वहाँ से मूव कर जाएं, लेकिन जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं, चूँकि ये जो फ्लड सिचुएशन है ये है मीडियम टू हाई फ्लड की लेवल की, तो इस मीडियम टू हाई फ्लड लेवल में जो सिचुएशन होती है वो पानी दरिया के बेड के अंदर ही रहता है, उससे बाहर ओवरफ्लो नहीं होता। तो अगर लोग रिवर बेड के अंदर नहीं हैं तो इर्द गिर्द हैं तो वो उनमें बहुत रेयर चांस है कि उनको ज़्यादा जी उनमें कोई ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम हो, तो वो तो मैनेजेबल है। लेकिन जो लोग रिवर बेड के अंदर रह रहे हैं उनके लिए यकीनन इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है कि अभी टाइम है वो वहाँ से मूव कर जाए। इसी किस्म के कोई जाने। अजमत हयात साहब, ज़रा क्रॉप्स की भी बात कर लेते हैं। सैलाब और बारिशों का हालिया सूरत हाल जिसकी हम बात कर रहे हैं और पेशगोइयों को सामने रखा जाए तो फसलों पर क्या असरात होंगे?
जी अपर पार्ट्स में ये लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट इस एरिया में अच्छी बारिशें हुई हैं, स्पेशली जहाँ पे चावल की काश्त है उसके लिए बहुत मुफीद है ये बारिशें। इसी तरह जो हमारा जो साउदर्न पार्ट है जहाँ पे काटन की काश्त है वहाँ पे रिलेटिवली ड्राई वेदर रहा है, तो वो भी काटन के लिए मुफीद एक ट्रेंड है। ओवरऑल जो बारिशें हैं, बारिशों पानी को अगर हम मैनेज कर सकें, स्टोर कर सकें और इसको फसलों के लिए यूज़ करें, तो मेरे ख्याल में जो हम अंडरग्राउंड वाटर बोरिंग के ज़रिए और इसको इस्तेमाल करते हैं, इस बात ये पानी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, जिसको एक्चुअली वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, और बहुत दुनिया में वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। और अगर हम कर सकते तो जितनी अमाउंट ऑफ बारिश हमारे यहाँ होती है ज़बरदस्ती हो जाता, लेकिन खैर तवज्जो नहीं दी। डैम्स राइट नाउ हम वो बात कर रहे हैं Reservoirs, कि मतलब और बड़े तरीके, कम्युनिटीज, सोसाइटीज, छोटे-छोटे इलाके अपने घर में आप अपना रेजरवायर बना सकते हैं। एक घर की टैंकी भरी जा सकती है एक वक्त की बारिश से। इतनी बारिश होती है लाहौर में भी, ऑल नो दैट। और इर्द गिर्द ये बताइएगा जैसा कि बताया ही गया है कि बारिशों का सिलसिला 2 से 3 दिन और चलेगा, और अगर बारिशें इससे पहले बंद हो गई तो सैलाब का भी खतरा टल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा चला तो फिर ज़ाहिर है सैलाब आ सकता है। व्हाट इज़ द फोरकास्ट राइट नाउ? जी ये जो बारिशें हैं ये 27 तारीख, लेकिन इन बारिशों से मीडियम टू हाई फ्लड लेवल ही एक्सपेक्टेड है कोई। लेकिन इसके बाद एक और 2 तारीख से फिर एक और इंटेंस वेदर सिस्टम अप्रोच कर रहा है, उसमें रिलेटिवली ज़्यादा रेंज एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन ये जो रेंज हैं इनसे मीडियम टू हाई फ्लड ही एक्सपेक्टेड है, और अगर लोग रिवर बेड के अंदर नहीं हैं तो कोई मेजर कैजुअल्टी के चांसेस नहीं है। लेकिन जो लोग रिवर बेड के अंदर हैं उन्हें यकीनन अपने आप को होने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और बात यह है कि बारिशें तो बिल्कुल हो ही रही हैं, और ख़ास तौर पे जो रिवर बेड्स में जो बहुत क्लोज टू द रिवर्स लोग रहते हैं, और अजमत साहब का भी यही कहना था कि उनको परहैप्स वहाँ से मूव आउट हो जाना चाहिए। इन वार्निंग्स का मतलब ही ये होता है कि आप इन वार्निंग्स को हीट करें और कुछ चेंजेस लाएं, तो लिहाजा दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और वही डोमेस्टिक वायलेंस का मामला फातिमा सुहेल की तरफ से आपको पता है संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया है मोहसिन अब्बास हैदर के खिलाफ। फातिमा सुहेल की जानिब से शौहर मोहसिन अब्बास हैदर पर तशद्दुद के इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत से लोग इनकी हिमायत में निकल आए। आपको पता है गौहर रशीद ने ट्वीट किया, दुआ मलिक ने ट्वीट किया, हमजा अब्बासी ने ट्वीट किया। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड विटनेसेस हैं इन सारे मामलात के, लेकिन हिदायतकार जामी कुछ और ही बात कर रहे हैं। जामी का मानना है कि मोहसिन अब्बास अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था। इंडस्ट्री के बहुत से लोग ये बात पहले से जानते थे, फिर भी वो चुप रहे। अगर वो उस वक्त बात करते तो ज़्यादा बेहतर था। आज बहुत सारे लोग जो हीरो बन रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं वो पहले कहा थे। एक बैंड वैगन में चढ़ने की कोशिश है उन्होंने, और क्या कहा ये भी सुन लीजिए। एक्चुअली उन्होंने अच्छा हमारे साथ हम बात कर जी बिल्कुल जामी हमारे साथ हैं, उन्हीं से डायरेक्ट बात कर लेते हैं और थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी चाहिए। जामी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। अब हम सोचते हैं कि पहले अगर बात की जाए, अगर जिसके साथ ये हो रहा हो या जो कर रहा हो परपेट्रेटर हो या फिर जो कपल इन्वॉल्व हो, अगर वो इसका जिक्र ना करें तो फिर कोई और कैसे कर सकता है? मतलब दैट इज़ द यूजुअल जो लोग सोचते हैं। तो आप की क्या वजह है, आपको क्या वजह नज़र आती है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, फातिमा पे मुबैना तौर पे तशद्दुद हो रहा था, तो लोग चुप क्यों रहे थे, खुलकर बात क्यों नहीं की? हाँ जी, एक चीज़ है बड़ी सिंपल सी, जो मेरा उसूल है कि जब जो चीज़ जिस वक्त हो आदमी इंसान उस वक्त बोले। उसके उस वक्त बोलना जब वो बड़ा इजी हो गया है, जहाँ सब बोलना शुरू हो गए हैं, और ऐसे टॉपिक पे जहाँ आपको पता है कि सब 100% एग्री करेंगे कि हाँ ठीक है औरत को मारना बुरी बात है। ऑफ कोर्स औरत को मारना बहुत बुरी बात है, बीवी को मारना बहुत बुरी बात है, ये तो पता है। लेकिन उस वक्त क्यों नहीं खड़े होते जहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जहाँ पे आपको लगता है कि ऐसे केसेस हैं जहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, जहाँ पे आप शायद थोड़ा सा बुरे लग सकते हैं, वहाँ पे कोई नहीं खड़ा होता, वहाँ पे सब खामोश होते हैं। जैसे एक ऐसा केस आ जाए जहाँ पे ईजीएस्ट है आपका हीरो बनना, वहाँ पे सब आ जाते हैं।
बिल्कुल अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब इजी है हीरो बनना तो वहाँ सब आ जाते हैं। जामी, आप काफ़ी बातें करते रहते हैं इस किस्म के ख्यालात का इज़हार हम पढ़ते भी रहते हैं फेसबुक पे आपसे। तो आपके कहने का मकसद ये है कि औरत को खुद सबके सामने आकर अपना दर्द बयान करने की नौबत ही क्यों आई? इससे पहले ही कहानी सामने आ जानी चाहिए थी। इस कॉन्टेक्स्ट में आप यही कहना चाह रहे हैं, या अगर नहीं कहना चाह रहे तो हम एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। दिस इज़ सो सैड कि अब आपने बेसिकली अब हो क्या रहा है कि जब तक औरत चीखेगी पुकारेगी नहीं तो कोई भी नहीं आएगा। तो बेसिकली आप कहना क्या चाह रहे हैं कि औरत जब तक रोएगी नहीं, चीखेगी नहीं, चिल्लाएगी नहीं, रोती हुई टीवी पे नहीं आएगी, हम मदद नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता है कि उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सामने नहीं आई तो हमने भी कुछ नहीं बोला। भाई आप कुछ तो दें, आप हिंट दें, कुछ करें अपने हिसाब से, कुछ बोलें। आपकी इंडस्ट्री में हो रहा है, अगर पता था क्यों नहीं बोला? तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। दूसरी बात ये कि हम ये बात क्यों नहीं कर रहे कि ये औरत रो क्यों रही है। हम ये कर रहे हैं कि हाँ औरत रो पड़ी, अब हम लोग हेल्प करेंगे। भाई आप सीधी सी बात करें, ये औरत रोई क्यों? देखिए जामी, आपकी बातों से तो लग रहा है कि हमारे माशरे में एक तशद्दुद का शिकार बनने वाली औरत खुद इस पर बात कर सकती है। इतनी आज़ादी आपको लगता है कि हमारी औरतों में ना हो? फातिमा's केस इज़ वन केस। फातिमा फिर भी एक वर्ल्डली खातून है, मतलब शी इज़ अटैच टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द इंडस्ट्री एज़ वेल। और जहाँ लोग बोलते हैं, इस इंडस्ट्री से मुंसलिक होने के बावजूद उनको इतना टाइम लगा, यानी इतनी हिम्मत चाहिए थी। टॉक अबाउट द अदर वुमेन आउट देयर जो कि बिल्कुल ही, जिनको प्रोटेक्टेड किया जाता है, जिनको बोलने की आज़ादी नहीं है, वो पहले ही तशद्दुद पे, पहली ही दफ़ा उन पे अटैक हो, वो कैसे बोलें? वो अकेली लड़ सकती है आराम से। आप एज अ सोसाइटी आप उसको पावर ही नहीं देना चाहते, ना दे सकते हैं। जिस तरह जिस सोसाइटी में हम हैं, ऑफ कोर्स हमने वो सोसाइटी में वो लेवरेज नहीं दी है औरत को, या बीवी को, या अपनी भाभी को, या बहन को, कि वो खुल के लड़ सके अपने लिए। तो असल मसला तो ये है, तो उसकी तो बात करें, उस पर तो आएँ, मूवमेंट पे तो आएँ उसकी। मतलब फेसबुक पे आके खाली ये बोलना कि हाँ हम लोग बिल्कुल साथ हैं, अरे भाई ऑफ कोर्स हम साथ हैं। हर इंसान एक एक विक्टिम के साथ आ जाता है। अगर वो विक्टिम का जो जिस केस में हम देख रहे हैं कि उसके मुंह पे निशान भी हैं, ऑफ कोर्स उसकी पिटाई हुई है, ऑफ कोर्स सब आएंगे। लेकिन हम लोग कोर पे नहीं जा रहे हैं अभी भी कि वो यहाँ तक बात पहुँचती कैसे, क्योंकि उसमें हम सब इन्वॉल्व हैं। अपने घरों के आपने औरत को पावर दी भी नहीं है कि वो लड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया जामी। वी डू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट। कभी कभार क्या चाहते तो हम भी ये हैं कि भाई एक उंगली भी तुम पे कोई उठाए तो तुम बर्दाश्त ना करो और उसी वक्त बोलो। लेकिन एडवाइस करना आसान है और करना एक्चुअली टू गेट अप एंड डू समथिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप जिस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, नेचुरली इतने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, लोग जो हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं। अगर वो इसको एज अ मूवमेंट लेके चलेंगे तो एक असर पड़ेगा। यू आर वेरी राइट, बट पहल कहीं ना कहीं से तो होनी ही थी। अब अगर वो आके इसमें ना एक बात ज़रा समझ नहीं आती, बीइंग अ वुमन, मुझे आप अपना पर्सपेक्टिव दीजिएगा। यू आर मैरिड एज वेल, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे आपके साथ इस किस्म का कोई डोमेस्टिक इशू होता, आप क्या करती? पहली दफ़ा में बोलती या आप चुप करके अपनी शादी चलाने की कोशिश करती? भाई पहली दफ़ा मैं बोलती, एब्सोल्युटली बोलती, और मैं तो खैर एक काउंटर एक्शन भी कर लेती, द काइंड ऑफ वुमन दैट आई एम। लेकिन परहैप्स सोशल मीडिया पे ना बोलती, दैट्स अनदर स्टोरी। अब अगर आप बोलने वाले हैं और आपको लगता है कि आप अपने सर्कल में ही आज़ादी ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं या फिर रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट यू वुड डू इट। आई एम श्योर फातिमा का ये पैक नहीं था कि मैं इसको बहुत बड़ी हाइप दूं और मैं एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन जाऊं। नो वुमन वांट्स टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग लाइक दिस। इनवेरिएबली अपनी लड़ाई लड़ने में अगर आप वो बन जाए तो दैट्स अनदर स्टोरी। देखिए यहाँ पर एक और भी केस है, जब कोई तशद्दुद करने वाला एक सेलिब्रिटी होता है तो फिर वो बीवी चाहेगी कि भाई ये मुझे दिन रात दुर्गत बना के मारता है, या फिर मुझे प्रेगनेंसी में मार रहा है, तो मैं दुनिया को तो बताऊं कि ये असली में क्या है। एक नौयत भी होती है ऑफ द हार्म दैट ही हैज डन टू हर। मतलब शी इज प्रेग्नेंट, ही इज हिटिंग हर, और उसके बाद उसका एक अफेयर भी चल रहा है जो कि वो कह रही हैं। बहुत सी चीजें कंपाउंड होती हैं एंड ही इज अ पब्लिक फिगर और उसको सराहा जा रहा है पब्लिक में। अवार्ड्स मिल रहे हैं, उसकी तारीफें हो रही हैं, उससे उसको उस पर क्या गुजर रही होगी कि असलियत इसकी ये है। तो इनका केस जो है फातिमा और मोहसिन का, वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा केस है जिसके बारे में बात हो तो बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो बाहिम्मत फील कर सकती हैं कि चलो हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान अभी भी नहीं है।
ये अच्छा आसान जी, नहीं है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक हमने ट्रिब्यूट देना है। आज पाकिस्तान टेलीविजन, फिल्म, स्टेज, रेडियो के मज़ाहिया अदाकार उनको हम याद करेंगे और अदाकार का नाम है मलिक अनोखा। इनकी है 11वीं बरसी। मलिक अनोखा 1943 में मीरपुर खास में पैदा हुए। मलिक अनोखा ने 16 साल की उम्र में कराची से अपने करियर का आगाज़ किया और मुतअद्दिद सिंधी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिर लाहौर में वो गए जहाँ उन्होंने थिएटर ड्रामों में काम शुरू किया, लेकिन उनको टीवी ड्रामों में शोहरत मिली। अच्छा जी, ऐसा भी होता है उनकी पहली फिल्म थी। 26 जुलाई आज ही के दिन 2008 को कराची में दिल का दौरा पड़ने से मलिक अनोखा का इंतकाल। और इन लोगों का काम आप देखते हैं ना, तो इट्स अनदर एरा दैट वी हैव ऑल सीन। हमने भी बड़े होते हुए ये सारे प्लेज, ये सारे स्किट्स वगैरह देखे हुए हैं, लेकिन शायद हम इन लोगों के नामों से वाकिफ़ नहीं थे, इनके काम से ज़रूर वाकिफ़ थे। और जियो पाकिस्तान की कोशिश ये होती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, इनके काम से ज़रूर आप वाकिफ़ हैं, लेकिन इनके नाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है हमने इस सिलसिले को बरकरार रखा है। ये कुछ सवाल हैं फॉर यंग पीपल आउट देयर, यंग प्रोफेशनल्स आप कह लें, स्टूडेंट्स कह लें, हु आर कमिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ। कुछ उनके सवालात होते हैं जो कि हम अपने करियर काउंसलर आबदी साहब से पूछते हैं। आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अर्सा हुआ कि हमने बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद तालिब इल्मों के दाखिले के लिए और उनकी स्कॉलरशिप्स की बात नहीं की है, तो इस बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। कुछ रहनुमाई करें, किन किन मुल्कों की स्कॉलरशिप्स आजकल खुली हुई हैं, कहाँ कहाँ ईजी एक्सेस है पाकिस्तानी नौजवानों के लिए? अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है और आप हर एक आप में से स्कॉलरशिप ले सकता है, तो आपके पास कुछ चीज़ें जो है वो तैयार होनी चाहिए। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी एक अच्छी सीवी, आपने अगर बाहर जाना है तो उसके लिए अंग्रेज़ी का टेस्ट होता है, आइल्स या टॉफिल आपने वो किया हुआ हो। उसके साथ साथ आपका एक अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट या SOP कि आपको ये स्कॉलरशिप या वजीफ़ा क्यों दिया जाए। फिर जिस इदारे से आप पढ़े हैं या जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ें, उसके कुछ रेफरेंसेस होते हैं आपके लिए, वो लिखें कि जी आप एक वाकई एक होनहार तालिब इल्म हैं। फिर अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वक्त के ऊपर अपने किसी ऐसे, फिर आपको एक एडमिशन भी चाहिए होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, वो अगर आपने सारे होमवर्क किया हुआ है, आपका दाखिला हुआ है, तो इन स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ के थ्रू भी होती हैं। हमसे अगर कोई रब्ता करता है अगले साल के लिए तो हम उसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग होती हैं, PhD और रिसर्च के लिए अलग होती हैं, मगर हर एक के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना पड़ता है। फिर एक माइंडसेट आपको होना पड़ता है, क्योंकि स्कॉलरशिप में मुमकिन है आपका एक स्काइप इंटरव्यू भी हो जाए या आपका कोई टेस्ट हो जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को तश्कील देंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपको आपकी सोच के मुताबिक, वरना कम से कम कुछ परसेंटेज आपको वजीफ़ा मिल जाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। और आबदी साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप ये ज़रूर अश्योर करते हैं यंग लोगों को कि बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। कभी कभार मुझे ये पर्सनली भी पता है कि समटाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर, ख़ास तौर पे डेवलपिंग नेशंस, पाकिस्तान जैसी मुल्कों के लिए, और लड़कियाँ ख़ास तौर पे अगर अप्लाई करें तो लड़कियों तुम लोगों के लिए बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं। इसे डू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। एक और मरज़ पर्टिकुलरली लाहौर में इस सीज़न गर्मी में ना जॉन्डिस और हेपेटाइटिस A के बहुत केसेस सामने आए थे। ऑल्दो इट्स वेरी ट्रीटेबल, बहुत आम बीमारी है, इसका कोई खतरे वाली, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस थे। ये अली नूर का जो केस था, ये भी जॉन्डिस ही था, और जो कि बिगड़ के उस हद तक पहुंच गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज़ डूइंग ग्रेट। तो वैसे तो ट्रीटेबल चीज़ है, लेकिन अगर उसका अगर टेक केयर ना किया जाए, आइडेंटिफाई ना किया जाए तो काफ़ी खतरनाक, जैसे कि अली नूर का केस बिगड़ा था। सो इसकी आगाही की ज़रूरत है, और सिलसिले में 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है। हम जियो पाकिस्तान पर आज ही इस अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि 28 जुलाई को इतवार है। हमारी आपसे मंडे को मुलाकात होती है। हेपेटाइटिस B और C के मरीजों की तादाद कमोबेश 1 करोड़ 40 लाख है हमारे मुल्क में। बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। माहिरीन के मुताबिक हेपेटाइटिस में मुब्तला 80% आबादी का पता लगाए बगैर मरज़ का खात्मा मुमकिन नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद उसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन ज़रूर कराएं। पाकिस्तान में द हेल्थ फाउंडेशन इस खतरनाक मरज़ से निपटने के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। आपको पता है कि अब तो बच्चों का जो सरकारी कोर्स होता है उसमें हेपेटाइटिस B और C के टीके भी शामिल होते हैं, लेकिन बहुत से लोग वो टीके नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप इसको ज़रा सीरियसली लें, बिकॉज ये बिगड़ने में फिर बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। द हेल्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर साद खालिद हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। तो ये अब जानना चाहेंगे हम लोग कि हेपेटाइटिस बुनियादी तौर पर है क्या और कितनी ख़तरनाक साबित ये हो सकती है?
देखिए हेपेटाइटिस जो एक वायरस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं जिसमें से मेन जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी का वायरस है। एक समझ लें एक किस्म का जरासीम है जो जिगर के अंदर जाके और जिगर के अंदर सोजिश करता है और 10 से 20 से 40 साल के बीच में जिगर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। जिगर सुकड़ जाता है जिसको सिरोसिस कहते हैं, और उसके बाद उसके और कॉम्प्लिकेशंस या और उसके मसाइल हो सकते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो जिगर की सोजिश को कहते हैं, और वो हेपेटाइटिस जो हेपेटाइटिस बी या सी जिसको आम इस्तिलाह में ख़ास तौर पे देही इलाकों में काला पीलिया कहा जाता है, वो जो है ये दो वायरसेस हैं हेपेटाइटिस बी और जैसे होता है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस इतना ज़्यादा क्यों है, क्या वजूहात हैं? क्या हमारे पानी में मसला है या हमारी खुराक में कोई इशू है या कुछ और वजूहात हैं इसकी? उसमें होता है कि जब वो एक ही सिरिंज हेपेटाइटिस सी के किसी मरीज़ को लगी और फिर दीगर जो और लोग उसके बाद आए उनको भी वही सिरिंज बग़ैर सही तरह से स्टेरिलाइज़ किए हुए, आजकल तो सब डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, तो अगर लोग इस चीज़ का ख्याल करें तो उससे ये फिर नहीं फैलेगा। लेकिन एक वजह ये है। दूसरा वजह ये है कि अगर वो खून जिसमें हेपेटाइटिस बी, जैसे खून जो हम देते हैं लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, अगर वो सही तरह से स्क्रीन नहीं हो और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी या सी के जरासीम हो तो उससे वो फैल सकता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ कोई भी सुई जिस्म के अंदर दाखिल होगी किसी और शख्स को लगने के बाद या किसी और फ़र्द को लगने के बाद, जैसे ब्यूटी पार्लर्स में है, जैसे डेंटिस्ट का है, जैसे हॉस्पिटल में आलात जर्राही हैं, अगर वो सही तरह स्टेरिलाइज ना हो, या आपके डेंटल जो प्रैक्टिसेस हैं ख़ास तौर पे अगर उसके अंदर जो है दंदान साज अगर वो सही तरह से आलात जो है वो स्टेरिलाइज नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे इसके फैलने का। बार्बर्स जो आप बाल कटवाते हैं, शेव कराते हैं, अगर आप नीडल्स अपनी ये जो रेज़र को चेंज ना करें तो उससे, तो ये मेन जो है ये बी और सी पानी से नहीं फैलता, खाने से नहीं फैलता। वो जो होते हैं वो दूसरे वायरसेस होते हैं, ए और ई। बी और सी खून की मुंतकली से फैलता है। अच्छा, यानी कि नॉर्मल जॉन्डिस वगैरह तो पानी से फैलता है, लेकिन बी और सी पानी वगैरह से नहीं फैलता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। और बैड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है ना, स्क्रीन ब्लड नहीं होता, शेव आप करवाएं अगर उस ब्लेड से। लड़कियां अक्सर पेडिक्योर मैनिक्योर वगैरह के लिए जाती हैं। हम इसलिए रिट्रेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब ताकि लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। एक तो आप मेक श्योर कि आप ब्लेड वगैरह चेंज करा रहे हो। अब तो सब में इतनी आ गई है, अपनी मैनी पेडी की किट्स भी आप अपनी खरीद लें, कोई इतनी महंगी नहीं। बहुत से लोग इस तरह करते भी हैं। आपको बस अवेयर होना है एंड बी विजिलेंट। ज़रूर पूछे या डिमांड करें कि ये नई चीज़ें हैं जो आप हम पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो डॉक्टर साहब हम वैसे लोगों को ये ज़रा बता रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस बीमारी से मुकाबले के लिए हेल्थ फाउंडेशन का क्या किरदार है? देखिए, द हेल्थ फाउंडेशन THF तकरीबन अब 11 साल हो गए। हमने ये जो शुरू किया था वो इसलिए किया था कि हेपेटाइटिस बी और सी के अमराज के जो लोग थे उनको उस वक्त इलाज की जो है सहूलत मैसर नहीं थी। इलाज बहुत महंगा भी था, तकलीफ दे भी था। जब हमने उसका इलाज शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि असल मानों में इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आप इलाज और स्क्रीनिंग ये सब तो करें, लेकिन इसके लिए लोगों तक पहुंचना और लोगों को ये पैगाम पहुंचाना और उनको इस बात का शऊर देना कि आप जिन चीज़ों से हेपेटाइटिस फैलता है उनसे अपने आप को बचाएं। जैसा मैंने पहले आपको अभी इससे पहले सवाल में बताया था, उन्हीं चीज़ों से बचाना। तो हमने फिर जाके लोगों के दरमियान जाके सांगड़ में, टंडोलायार में, घोटकी में, सर 14 डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हमने वहाँ पे सेंटर्स बना के वहीं से लोगों तक ये अवेयरनेस कैंपेन की है। वहाँ पे फिर हम स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ पे लोगों का हम फ्री इलाज करते हैं और उनकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 4.5 लाख लोगों को, बच्चों को और बड़ों को वैक्सीनेट किया है हेपेटाइटिस बी के लिए। तकरीबन 6,000 के करीब से ज़्यादा लोगों का हम नए मंच से इलाज कर। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साद नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज़बरदस्त इनकी फाउंडेशन काम कर रही है और अच्छी बात करनी है। अच्छी बातें जो है ना वो ज़्यादा करनी चाहिए क्योंकि आपका दिन अच्छा गुजरता है। और गुज़श्ता हुकूमती सरबराहों के बरक्स वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका आवाम की जेब पर बिल्कुल भारी नहीं रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 करोड़ रुपए की मदद हुई है, विच इज़ कमेंडेबल, अप्रिशिएटेबल, तारीफ होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइवेट तैयारे के बजाय आम कमर्शियल परवाज़ का इस्तेमाल किया। वाशिंगटन में भी महंगी गाड़ियां बुक कराने के बजाय मेट्रो में सफ़र किया। देखिए और सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख में कमर्शियल फ्लाइट में सफ़र करते हुए उन्होंने जिस अंदाज से
पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कन्वर्ट किया। इससे पहले क्या होता रहा, सिर्फ शख्सियत की प्रोजेक्शन होती थी। वजीर आजम ने ये फैसला किया कि मैंने टैक्स पेयर का पैसा इन दौरों पे खर्च नहीं करना। वजीर आजम पाकिस्तान ने पाकिस्तान हाउस में क़याम करके सादगी की जो आला मिसाल कायम की, बाकियों को उसको फॉलो करना है। आपको थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में लेके जाते हैं और आपको बताएं कि इससे पहले पाकिस्तान के वज़राए आज़म बोइंग 777 में बैरून मुल्क दौरे करते थे, जिसमें सफ़र करने पर 40 से 45 लाख रुपए फ़ी घंटा अखराजात होते थे, जबकि दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। पाकिस्तान से अमरीका तक फ़िज़ाई सफ़र 14 घंटे से ज़्यादा का है और दोनों तरफ के सफ़र में तकरीबन 28 आवर्स यानी 28 घंटे लगते हैं, जिस पर 11 करोड़ से 12 करोड़ के अखराजात आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने शाहाना रिवायत जो है वो तोड़ी है और इसके बरक्स एक आम शहरी की तरह अमेरिका का दौरा किया और कौमी खजाने में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बचत की, जो यकीनन काबिल सताइश इक़दाम है। इसी में बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी साल जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब। बताया गया है कि इस दौरे में कौमी खजाने को 10 करोड़ रुपए की बचत हुई है। गुज़श्ता हुक्मरानों का ज़्यादा खर्च किस चीज़ पर आता था? सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं। जहाँ तक अखराजात का तल्लुक है, अगर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में नहीं ठहरे तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा? एक प्राइम मिनिस्टर 5 स्टार होटल में नहीं ठहरे, बाकी तो उनके वफ्द के अरकान जो हैं वो यकीनन होटलों में ठहरे होंगे। और मैं आपको अर्ज़ करूं कि वफ्द के अरकान में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, मिनिस्टर्स नहीं होते, सेक्रेटरी नहीं होते, बल्कि उनके अलावा भी अमला होता है। उसमें ख़ास तौर पर सिक्योरिटी का अमला, उसमें प्रोटोकॉल का अमला, उसके अलावा मुख्तलिफ वजारतें, वज़ीर जो साथ जाते हैं उनका अमला होता है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान हाउस में या पाकिस्तान के किसी सफ़ीर की अकामतगाह पर नहीं ठहर सकते। लेकिन इसके बावजूद मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये एक काबिल तारीफ़ में अलामती तौर पर इसका एक अच्छा तासुर जाएगा, लेकिन इसको आप एक सियासी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल, तो ये बात मेरा ख्याल है मुनासिब। 10 करोड़ रुपए का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। साले जाफर साहब ये भी बताएगा कि वज़ीर आज़म का कमर्शियल फ़्लाइट पर सफ़र करना, सफारत खाने में रहाइश इख्तियार करना काबिल तकलीद ऑब्वियसली है। आपको लगता है कि आने वाले दौरों में भी यही तर्ज जो है वो अपनाया जाएगा, ये प्रेसिडेंट फॉलो किया जाएगा? देखिए जी, ये तो इसका इन्हसार होता है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ आपके सफ़ीर के घर में कितनी गुंजाइश है। हमारे बाद सफ़ीर ऐसे हैं जो तकरीबन फ्लैट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी सैंक्शंस इतनी बड़ी नहीं होती कि वो बड़े घरों में रह सके। वहाँ तो आप नहीं समा सकते, वहाँ तो आपको मजबूरी होगी। अब ये अमेरिका में जो पाकिस्तान हाउस है, ये भी कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि आपका पूरा वफद वहाँ ठहर सके या प्राइम मिनिस्टर का पूरा स्टाफ वहाँ पे अकोमोडेट हो सके। लेकिन हाँ, जहाँ पर गुंजाइश मौजूद है वहाँ पे ये रास्ता इख्तियार करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि अगर मुआशी हालात बेहतर किए जाएँ, मुआशी हालात बेहतर हों, तो फिर आप यकीनन ऐसा रास्ता इख्तियार करें, ऐसी रिहाइश इख्तियार करें जो डिग्निफाइड हो। जो अब देखिए ना, पूरी दुनिया के अफ्रीका से जो मुल्कों से जो सरबराहान हुकूमत और सरबराहान रियासत आते हैं, वो भी तो आके ठहरते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जाफर साहब। I guess I would humbly and respectfully like to disagree. Times are changing, people are moving to smart lifestyles और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी मुल्क का सरबराह कहाँ ठहरा हुआ है। अच्छा, हमने खुदाफिज करनी है। Enjoy your weekend. We are going to see you inshallah on Monday. Take care.